नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे हाउ टू बेस्ट परफॉर्म इन पीजीटी एग्जाम वाले वीडियो को इतना अपना प्यार दिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आपके ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो मुझे कुछ लोगों का सजेशन मिला कि सर आप नॉर्मलाइजेशन पे आप वीडियो बनाइए कि आखिर ये क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, हमारे लिए कैसे ये मेरे रिजल्ट पे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में सारे जितने भी मतलब जेएसएससी जो हमारी संस्था है जो एग्जाम लेने वाली है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके गवर्नमेंट के कुछ रूल्स को देखते हुए, गवर्नमेंट ने एजेंसी के साथ क्या करार किया उसको देखते हुए, सबको देखते हुए मैंने एक बिल्कुल ऑथेंटिक विथ एविडेंस एक वीडियो बनाया है। ठीक है, जिससे आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जितना भी जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के जो मार्क्स आने वाले हैं उसको आप अच्छे से समझ पाइएगा कि आखिर ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहला बात कि नॉर्मलाइजेशन आखिर क्यों। ठीक है, हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि क्यों, इसका प्रोसेस क्या है, सेकंड में ये हमारे मार्क्स को किस तरह से अफेक्ट करेगा, और लोगों के बीच में क्या क्या मिथ है, क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या गलत खबर है जिसके वजह से लोग डाइवर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन सब में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्यों का जवाब। तो आप देख रहे होंगे यहां पे एक फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिन्होंने एक नोटिस इनवाइट किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये डेट देखिएगा 17 जनवरी 2023 का है। ठीक है, 17 जनवरी 23 को एक टेंडर निकाला गया, एजेंसी जो इस तरह के जितना भी एग्जाम होता है उसका कंडक्ट कराना, उसके रिजल्ट पब्लिश करना और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाना, इतना काम के लिए एक टेंडर निकाला गया और बहुत सारे एजेंसी ने उसमें अप्लाई किया होगा। ठीक है, वो अपने इंफॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन जो भी एजेंसी ने ये फॉर्म अप्लाई किया होगा बिड के लिए उसको सारा इसका टर्म एंड कंडीशन मानना पड़ा होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो इसी का एक टर्म एंड कंडीशन क्या है, मैं थोड़ा उसे ही मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है। ठीक है, एक टर्म बोलता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्कोर, कैसे फाइनल स्कोर को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, इस लाइन को मैंने हाईलाइट किया, देखिएगा, इन केस एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस इन मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, अगर कोई एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे इस बार ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम को मोर देन 1 डेज में किया गया है, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अधिक है और अपने पास झारखंड के पास उतने सेंटर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम किया गया और एन अप्रूव्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। क्लियर लिखा हुआ है इस कंडीशन में कि जो भी एग्जाम जिसका मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल मैथ्स का लूं तो मैथ्स का 2 दिन एग्जाम है, कौन कौन दिन, 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम है या 3 है या 4 है, जितना भी है, तो जो अप्रूव्ड नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाइड किया जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला के लिए आप जेएसएससी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जेएसएससी के ही वेबसाइट से इस फॉर्मूला को डाउनलोड किया है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ा आपको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन मैथ्स के है तो बहुत आसानी से समझ जाइएगा चीजों। सबसे पहले क्या है, मैं बहुत डीपली में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए बहुत सारे पूरे प्रोबेबिलिटी को हमको बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तो उतना अपने पास टाइम है नहीं। ठीक है, मैं बस कुछ कुछ बेसिक चीजों को बताता हूं। ठीक है, तो यहां पे ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट कोई एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको अपने एग्जाम से रिलेट करने के लिए। पीजीटी का कितने मार्क्स का है, 300 नंबर का है। ठीक है, आप 150 भी मान सकते हैं अगर, क्योंकि बाद में तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो 150 कीजिए, नहीं तो आप 200 यहां देखिए। बस प्रोसेस को थोड़ा समझिएगा। 200 मार्क्स का एक एग्जाम हुआ है सर्टेन सब्जेक्ट इन विच देयर आर 2 बैचेस ऑफ 5 स्टूडेंट ईच। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। जैसे मैथ्स का एग्जाम 31 और 1 हो रहा है, वैसे ही यहां 2 बैच है। बैच 1 सपोज कर लीजिए कि ये 31 को एग्जाम दे रहे हैं, और बैच 2 सपोज कर लीजिए कि ये 1 सितंबर को एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई डाउट नहीं।
अब यहां पे ना 5 लोगों के नंबर को एनालिसिस किया गया है कि A1 कैंडिडेट ने 123 नंबर लाया, A2 ने 158 और इस तरह से 5 बच्चों ने इतना मार्क्स गेन किया। वहीं बैच 2 वाला जो है, देखिएगा कि B1 से लेके B5 तक बैच 2 वाले के 5 लोगों का स्कोर ऐसा दिखाया गया। ये ऐसा एज्यूम किया है कि 5 ही लोगों ने एग्जाम दिया है, अपने पास 5 नहीं, अपने पास स्टूडेंट की संख्या हजारों में है। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट यहां, 5 स्टूडेंट यहां है। अब क्या होगा, अब यहां आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा कि बैच 1 वालों को अधिक नंबर आया है पेयर में। ठीक है, होना तो यही है, या तो 31st वाला इजी होगा या तो ये इजी होगा। ठीक है ना, अब इजी और टफ कौन डिसाइड करेगा? जो नंबर जो गेन करेंगे वो डिसाइड। यहां पे मुझे नहीं पता कौन इजी है कौन टफ है, लेकिन ये मार्क्स देख करके एनालिसिस मैंने किया कि ये वाला टफ रहा होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करना क्या है इसके बाद, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है कि इसका मीन निकाला गया जो कि है 132.8। ठीक है, इसका मीन निकाला गया बैच 1 का। ठीक है, और मीन के साथ साथ में ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया। अब क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि आपका जो मीन है, ठीक है, आपका जो मीन है वहां से अधिकतर लोगों का नंबर कितना डेविएट हुआ है। ठीक है ना, इसका एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है ना, तो यहां पे इसका जो डेविएशन स्कोर आया है ना वो 34.63755 है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इतना स्कोर से ये आगे पीछे हुआ। ये जितना क्लोज रहेगा ना डेविएशन उतना कम होगा, आप इतना समझिएगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का हम बात करेंगे तो लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे ख्याल से जो कम से कम नंबर रहा होगा, ऑलमोस्ट लोगों का बात कर रहा हूं, अपवाद का नहीं। ठीक है, जो अगर मैं बात करूं तो 50 नंबर तो रहा ही होगा लोगों का कम से कम। ठीक है, और अधिक से अधिक रहा होगा आपको 90 नंबर। ठीक है, अपवाद हर जगह है, 10-5 इधर भी होगा, 10-5 इधर भी होगा। ठीक है, अधिकतर लोगों का नंबर 50 से 90 के बीच रहा। तो यहां मीन पे क्या हो गया मेरा, हम मान के चलते हैं कि 70 नंबर के आसपास आपका मीन आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये इससे कम ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डेविएशन अगर इसका कैलकुलेट कीजिएगा बाय फॉर्मूला तो हमको लगता है मुश्किल से 15 से 20 के बीच में आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का उम्मीद है इस बार भी डेविएशन इसका यही रहने वाला है। ये एक जस्ट एक्सपेक्टेशन है, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने एक रेंज लिया है। अब बैच 2 का बात करें, सॉरी पहले बैच 1 का ही बात करते हैं। ये है इसका मीन वैल्यू। ठीक है, और ये है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। ठीक है, अब क्या देखिए किया गया यहां पे कि 4 कैंडिडेट A1 ये कैंडिडेट है, ठीक है ना, जिसने 123 स्कोर किया था। अब हुआ क्या कि 123 में से 132 जो ये नंबर आया है उसको डिवाइड माइनस किया गया और डिवाइड कर दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो मुझे एक नंबर मिला। मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा इस पे, मुझे एक नंबर मिला जो कि नेगेटिव में मिला, क्योंकि इसका जो स्कोर था वो एवरेज से कम नंबर था। ठीक है, तो नेगेटिव में मिला। तो अब हुआ क्या देखिए, नेगेटिव में जैसे ही मिलेगा ना तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये फाइजेट का जो वैल्यू आएगा, फाइनली जो फाइजेट का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपको 0.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिनका नंबर एवरेज रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल मीन पे नंबर रहेगा, उनका ये फाइजेट का वैल्यू 0.5 रहने वाला है। आप जैसे जैसे एवरेज से कम नंबर लाइएगा 0.5 से कम आते जाएगा नंबर, और एवरेज से अधिक जाइएगा तो 0.5 से नंबर आपका अधिक जाते जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है सारा एवरेज वैल्यू पे। ठीक है, अब आपका जो फाइजेड है वो कितना आया, 0.3886153। ठीक है, अब मेरा फुल मार्क्स कितना था, 200, तो 200 को इस फाइजेड से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो एक्चुअली में A1 वाले को 123 की जगह में कितने नंबर मिला, 77.7230। इतना मार्क्स उसने गेन किया, लाया कितना था 123। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बताया था, चूंकि ये आसान दिख रहा है, आसान क्वेश्चंस की वजह से नंबर है, तो उसको यहां पे लॉस हो गया। आपको लग रहा होगा बहुत सारा भारी लॉस हो गया, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन इसलिए अभी तक अधिकतर लोगों के समझ के बाहर की चीज है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप एवरेज से जितना ऊपर जाइएगा आपका नंबर अनएक्सपेक्टेडली बहुत ऊपर जाते जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा एक दो और एग्जांपल दिया है, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहीं पे है।
बात ये किया था बैच 1 का बात किया था, ठीक है, कंसीडर बैच 1। अब हम लोग बैच 2 का बात करते हैं, बैच 2, हाँ नाउ बैच 2, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैच 2 का जो मीन है ना वो 100 है, आप यहां भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो मीन निकालिएगा वो आपको 100 आएगा, ठीक है। चलिए 100 है, तो अब बैच स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा इसका क्या निकला है, 12.21। आप यहां से एनालिसिस कर सकते हैं कि देखिए 100 से ना बहुत कम ही आगे पीछे हुआ है। आप देखिएगा ये 100 से 180 तक बढ़ा है और कम से कम मतलब 18 बढ़ा है, 18 नीचे आया है बस, ठीक है। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेरा आया, 12 पॉइंट समथिंग आया, 12.21745 आया, ठीक है। तो अब मेरा क्या हुआ, देखिए हम इसके लिए बात कर रहे हैं फॉर कैंडिडेट B4 जिसने एग्जैक्ट 100 का स्कोर किया है, उसके साथ क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो जिसने 100 का एग्जैक्ट स्कोर किया है उसका जो फाइजेट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। मैंने जस्ट अभी कहा था 2 मिनट पहले कि जो बिल्कुल एवरेज नंबर लाएगा उसका फाइजेट कितना होगा, 0.5। इसका मतलब कि उसने स्कोर कितना किया, 100 था, उतना ही रह गया, ठीक है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपका एवरेज मार्क्स कितना है उस पर। इसका मतलब ये है, इससे हम लोग एनालिसिस क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ कंडीशन ये भी दिया हुआ है, एक यहां पर एक वैल्यू था, इधर था 1 में था, ठीक है ना। देखिए यहां पर यहां फाइजेट का वैल्यू 0.93779 आया था, जिसकी वजह से इसका स्कोर पहुंच गया था 187, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 186 ही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे इस पे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप एवरेज नंबर से अगर आप जितना ज्यादा लाइएगा आपका नंबर उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब एक यहां पे कंक्लूजन क्या निकलेगा वो देखिए, समझिए। एक कंक्लूजन सबसे बड़ा, लास्ट टाइम तक क्या हुआ था ना कि मैथ्स का सीट फिजिक्स का भी और ज्यादा खाली था, केमिस्ट्री का भी कुछ खाली था, साइंस का सब में खाली था, कैटेगरी को मिला दिया जाए तो, ठीक है। तो मैथ्स का मैं बात करता हूं तो मैथ्स का सीट खाली रह गया था, 280 सीट था, जिसमें से क्वालिफाई सिर्फ किया था 108 लोगों ने। पर यह कंडीशन क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, ये सब कोई जान रहा है कि एवरेज नंबर कुछ तो आएगा, ठीक है। मैं मान एवरेज नंबर आया 70 तो 150, आप लोगों को भी लगता होगा सर बहुत ज्यादा मान रहे हैं, चलिए ज्यादा ही मान रहे हैं, हमको पता है कि ये 70 ये ही रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए 70 मानते हैं, थोड़ा सोचते हैं पॉजिटिव। तो 70 अगर मेरा एवरेज नंबर है तो इसके केस में 0.5 निकलेगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितना था मेरा, 300 था, तो कितना नंबर आ गया उसका, 150 नंबर आ गया। आप तो क्वालिफाई कर गए, तो ये भी आप जान रहे हैं कि एवरेज मतलब टोटल नंबर अगर मैं मानता हूं, अगर एटलीस्ट 5000 लोग भी एग्जाम देंगे, ठीक है, इसका मतलब कि जस्ट क्वालिफाई करने वालों की संख्या इस बार 2500 हो जाएगी। पिछला बार तो यहां क्वालिफाई ही लोग नहीं करते थे, ठीक है ना। मैं बहुत एनालिटिक बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लोग आपको इसके बारे में बोले भी, जो मिथ है, मैं मिथ के बारे में बोल चुका हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच है अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। तो 2500 लोग यहां पे क्वालिफाई कर गए, ठीक है ना। कैसे कर गए, सिर्फ ये नॉर्मलाइजेशन के स्कोप की वजह से। मेरे स्कूल में +2 में एक हिस्ट्री में टीचर हैं जिन्होंने 125 क्वेश्चन सही किया था, एक अप्रोक्स का बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 150, ठीक है। मेरे स्कूल में पोस्टेड है, 125 क्वेश्चन उन्होंने सही किया था पीजीटी एग्जाम में, लेकिन उनका स्कोर क्या है, 297 के बाद में पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। तो नंबर तो उनका 125 गुना 2 250 आना चाहिए था, तो 297 कैसे हो गया, क्योंकि इनका जो स्कोर था वो एवरेज से ऊपर था, जिसकी वजह से उनका स्कोर मल्टीप्लाई हो गया और फाइनली वो अच्छा स्कोर वहां पे पा लिए, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात कि अगर आपका पेपर टफ पड़ गया, आपका पेपर आसान पड़ गया, तो आप पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टफ पड़ गया तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर होगा, जो आपका एवरेज स्कोर होगा वो नीचे आएगा, और आसान पड़ गया तो आपका स्कोर ऊपर जाएगा। तो फाइनली आप पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, अगर आप इजी में पढ़े तो भी
और हार्ड में पड़े तो भी आपके साथ पार्शियलिटी नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्कोर जो है ना, जो फाइजेड आपका निकलेगा इस फॉर्मूला के साथ में, वो सबका बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ मिथ है, ठीक है ना, कि कुछ लोग के मन में है कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन नॉर्मलाइजेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे सर कि हम लोग जो नहीं जानते हैं उसको हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये कुछ लोग का सोच है, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है ना, आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, किसी के बहकावे में आकर के गलत इंफॉर्मेशन पा करके, ठीक है ना, आपको अगर डाउट है, आपको लग रहा है कि ऑथेंटिक नहीं है, तो आप मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है ना, वो टेंडर का भी और जेएसएससी की वेबसाइट में आप निकाल भी सकते हैं, हालांकि दोनों ही चीज गूगल पे आपको ढूंढने से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई बोले कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर है तो नहीं जानते, उसका मत बनाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरा चीज मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये सब चीज एक तरफ, ठीक है, और अपना बेस्ट दीजिए, वो एक, ये बात आप भी समझ चुके होंगे। भले आप लोग प्रोसेस को जानते थे, समझना चाहते थे, इसलिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक के लिए, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि बेस्ट ही देना एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि बेस्ट ही देने से आपका स्कोर एवरेज ऊपर जाएगा, फाइजेड आपका ऊपर जाएगा, और फाइनल जो आपका स्कोर बनेगा वो ऊपर बनेगा। सब कुछ डिपेंड करेगा इन 4 वर्ड पे। ठीक है, तो कैसे किसी एग्जाम पे बेस्ट करना है, पीजीटी एग्जाम पे, इसके लिए मैंने लिंक यहां पर दे दिया है, आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी तरह का चाहिए आपको तो जरूर मुझे बोलिएगा। धन्यवाद।